यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन इंडिया आए हुए थे। इंडिया यूएस रिलेशन के बायलैटरल डायमेंशन को और मल्टीलैटरल डायमेंशन को डिस्कस करा। क्या क्या बात हुई, हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, यूएस और इंडिया के बीच में किस किस टॉपिक को लेकर मेजरली बात हुई, इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। प्रेजेंटेड बाय मी मुदित गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदित गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पे सारे के सारे वीडियोस और क्लासेस का लिंक मिलता रहेगा। अनअकैडमी पे प्राइस हाइक होने वाला है 1 अगस्त को सब्सक्रिप्शन का। इसके अलावा एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप 2 अगस्त तक अनअकैडमी का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो जीएस और ऑप्शनल का, तो आपको 45% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ के साथ अनअकैडमी ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज लेके आया है, जहां पे 21 टेस्ट होंगे, 16 सेक्शनल टेस्ट और 5 फुल लेंथ टेस्ट। ऑल्सो अनअकैडमी का सीएसई एश्योर ऑफर चल रहा है कि अगर आप 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हो और इनकेस आपका 2 साल बाद एग्जाम नहीं होता, तो अनअकैडमी आपको 1 ईयर फ्री सब्सक्रिप्शन देगा। बाकी जीएस की टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है, वो तो आपको पता ही है। 80 टेस्ट होते हैं, जिसमें 50 प्रीलिम्स के और 30 मेंस के होते हैं। बाकी हर संडे सुबह 11 बजे कॉम्बैट होता है 60 मिनट्स का, जिसमें 56 क्वेश्चंस होते हैं। ऑल्सो नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 4 अगस्त से। 2021 के लिए एमसीक्यू बैचेस, 2022 के लिए फुल फ्लेजेड बैचेस और 2023 के लिए फुल फ्लेजेड बैचेस। अनअकैडमी पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई है, दैट इज द तमिल भाषा में जो है बैचेस लाए गए हैं। आप में से जो लोग साउथ इंडिया से हैं और तमिल भाषा को प्रेफर करते हैं, आपके लिए एक्सक्लूसिव तमिल बैचेस अनअकैडमी में लॉन्च किए जा रहे हैं। लेट्स क्रैक इट। तो सबसे पहले हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन ने क्या बात करी। इंडिया ने बोला कि हमारे यहां जब सेकेंड वेव चल रहा था कोविड का, उस टाइम पे यूएस ने हमारे को कोविड सप्लाईज प्रोवाइड करी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन जो बेड्स वगैरह थे उनको हमारे को सप्लाई करा। साथ के साथ कोविड डिप्लोमेसी के अंडर यूएस ने हमारे को वैक्सीन बनाने का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा। यहां पे आपको ध्यान देना है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने अपने वर्ड्स को बहुत ध्यान से चूज किया है। इन अ वे यूएस ने हमारे को बनी बनाई वैक्सीन नहीं प्रोवाइड करी। जब हमारे यहां कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी, यूएस ने हमारे को बनी बनाई वैक्सीन नहीं प्रोवाइड करी। उसने ये बोला कि आप मेरे से रॉ मटेरियल ले लो वैक्सीन का और अपने आप खुद बनाओ। तो एस जयशंकर ने अपने वर्ड्स को बहुत केयरफुली चूज करते हुए बोला कि यूएस ने हमारे को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा था और उसमें हम वैक्सीन इंडिया में बना रहे थे। यहीं पे इंडिया और यूएस ने बात करी कि हम मिल के साथ में वैक्सीन बनाएंगे दैट वुड बी एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल थ्रू आउट द ग्लोब। ऐसी वैक्सीन बनाएंगे जो हर जगह अवेलेबल होगी और सस्ते दाम पे अवेलेबल होगी, जिससे कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अफ्रीकन नेशंस हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं, इन सबको कम रेट पे ये वैक्सीन मिल सके। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन जो इस मीटिंग में डिस्कस हुआ वो था अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान आपको पता है कि तालिबान और वहां की अशरफ घानी सरकार की जो फोर्सेस हैं उनके बीच में लड़ाई चालू है। तालिबान जो है वहां पे आतंकवाद फैला रहा है, वायलेंस फैला रहा है। अशरफ घानी की सरकार के साथ पीस टॉक्स नहीं कर रहा है। तालिबान जो भी उसने यूएस के साथ डीलिंग करी, जो भी उसने अशरफ घानी की सरकार के साथ अभी तक बातचीत करी है, उसमें यह बोला गया था कि तालिबान पीस मेंटेन करेगा, आतंकवाद नहीं फैलाएगा। तालिबान उस चीज को नहीं मान रहा है और कंटिन्यूअसली सब जगह अफगानिस्तान में वायलेंस स्प्रेड कर रहा है। कहने का मतलब है कि आज की तारीख में 70 से 75% ऑफ अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और यूएस ने यह बोला कि अफगानिस्तान की जो पीस नेगोशिएशंस हैं दे शुड बी टेकन सीरियसली बाय ऑल द पार्टीज। ये एक सिग्नल है तालिबान की तरफ कि भैया अशरफ घानी की सरकार जो है टॉक्स को सीरियसली ले रही है, आप हथियार फैला रहे हो, वायलेंस फैला रहे हो, इससे किसी का फायदा नहीं होना, आपको भी इसे सीरियसली लेना पड़ेगा। इंडिया ने इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हुए तालिबान को यह बोला कि टॉक्स शुड बी टेकन सीरियसली बाय ऑल द पार्टीज। इसके अलावा अफगानिस्तान में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं दैट जब यहां पे सोल्यूशन आ जाएगा, यहां पे नई सरकार बन जाएगी, यहां पे पीस और स्टेबिलिटी आ जाएगी, इट विल बी एट पीस विद इन इटसेल्फ एंड विद नेबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एस जयशंकर ने बोला कि हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जब सोल्यूशन निकले तो वह ऐसा सोल्यूशन निकले कि इट शुड बी पीस विद इन इटसेल्फ, मतलब कि अफगानिस्तान के अंदर किसी भी प्रकार का आतंकवाद, इंसर्जेंसी नहीं होना चाहिए और इसके जो आसपास के देश हैं, पर्टिकुलरली सेंट्रल एशियन नेशंस, आपको पता है कि अफगानिस्तान के ऊपर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के सेंट्रल एशियन देश हैं। एस जयशंकर ने अपैरेंट रेफरेंस देते हुए यह बोला कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी इस तरीके से आनी चाहिए कि यहां का आतंकवाद ऊपर वाले देशों में स्पिल ओवर ना करे, मतलब कि अफगानिस्तान का आतंकवाद सेंट्रल एशिया में ना फैले। मतलब कि एक बार जब अफगानिस्तान में सोल्यूशन निकल आएगा तो अफगानिस्तान अपने आप पीस में रहेगा और अपने नेबर्स को भी पीसफुली रखने की कोशिश करेगा।
पाकिस्तान को रेफरेंस देते हुए यहां पे एस जयशंकर ने बोला दैट अफगानिस्तान शुड बी फ्री फ्रॉम मेलाइन इन्फ्लुएंसेस। हमारे को पता है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, और अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ घानी, पिछले महीने उन्होंने खुद ये कबूला कि पाकिस्तान के जो आईएसआई है वो अफगानिस्तान में आतंकवाद को स्पॉन्सर करती है, और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने हमारे को इतने सालों में डेवलप नहीं होने दिया एंड हेंस पाकिस्तान को अब आतंकवाद रोक देना चाहिए। इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए एस जयशंकर ने बोला कि अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार का मेलाइन इन्फ्लुएंस, खराब इन्फ्लुएंस, बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपको एक बात पता होगी कि तालिबान ने जब पहले इनकी 1996 से 2001 तक सरकार थी, आप में से जिनको नहीं पता उन्हें बता देता हूं, पहले 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी। उस टाइम पे तालिबान ने महिलाओं के और बच्चों के राइट्स का काफी ज्यादा वायलेशन करा। महिलाओं को पढ़ने की आजादी नहीं थी, बाहर निकलने की आजादी नहीं थी, घूमने की आजादी नहीं थी, काम करने की आजादी नहीं थी। एस जयशंकर ने बोला कि अब क्योंकि तालिबान दोबारा से अफगानिस्तान में पावर में आने वाला है, यह बात तो देखिए तय है कि अब तालिबान को पावर शेयर मिलेगा अफगानिस्तान में। तो एस जयशंकर ने बोला कि पिछले इतने साल में अफगानिस्तान में महिलाओं के और बच्चों के राइट्स के एरिया में जो विकास हुआ है, तालिबान उसको वापस ना पलटे और महिलाओं और बच्चों के राइट्स सिक्योर रहने चाहिए। इसी के साथ एक कीवर्ड और यूज किया गया, दैट इज नो यूनिलेटरल एक्शन। इसका मतलब यह है कि तालिबान ये जो अपनी मर्जी से पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करता जा रहा है, तालिबान बिना अशरफ घानी की सरकार के साथ कंसल्ट करे जो ये वायलेंस स्प्रेड करता जा रहा है, ये वायलेंस रुक जानी चाहिए और तालिबान को अपनी मर्जी से कोई भी यूनिलेटरल एक्शन नहीं लेना चाहिए। साथ के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो आप एसे, इंटरव्यू और GS2 में लिखोगे कि हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान ना तो सोर्स ऑफ टेररिज्म बने, ना ही सोर्स ऑफ रेफ्यूजीज बने। मतलब कि अफगानिस्तान में ना तो आतंकवाद पना ले और ना ही वहां से लोग दूसरे देशों में इलीगली भागें। आपको पता है कि इतने साल से अफगानिस्तान में जो वायलेंस चल रही है उसकी वजह से अफगानिस्तान से लोग निकल निकल के यूरोप और अमेरिका की तरफ रेफ्यूजी बन के जा रहे हैं। एस जयशंकर ने बोला कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन इतनी अच्छी हो कि किसी को भी रेफ्यूजी बन के इलीगली यूरोप, अमेरिका और बाकी देशों में ना जाना पड़े। तो यह था अफगानिस्तान के ऊपर चर्चा जो ब्लिंकन और एस जयशंकर ने करा। इसके अलावा यह बोला गया कि गल्फ में हम पीस और स्टेबिलिटी चाहते हैं। इंडिया ने और यूएस ने गल्फ के किसी भी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन इजराइल और हमास के बीच में जो हमने अभी कॉन्फ्लिक्ट देखा रिसेंटली कि वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वहां पे, उस चीज को इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हुए एस जयशंकर और ब्लिंकन ने बोला कि गल्फ में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, गल्फ में वायलेंस नहीं होना चाहिए। साथ के साथ ये गल्फ का जो रेफरेंस दिया गया था, ये ईरान के रेफरेंस में भी दिया गया था कि इजराइल में तो पीस होनी ही चाहिए, इजराइल में हमास के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। साथ के साथ ईरान के ऊपर जो यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं उनको भी हटाया जाना चाहिए और ईरान और यूएस के बीच के रिलेशंस को नॉर्मलाइज जल्दी से जल्दी करना चाहिए। इसी के साथ जो गल्फ का रेफरेंस था वो एब्राहम एकॉर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में भी लिया गया था कि इजराइल ने बहरीन और यूएई के साथ एब्राहम एकॉर्ड्स ऑलरेडी साइन कर लिए हैं। इसके अलावा जो दूसरे बचे हुए देश हैं जैसे कि ओमान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इनके साथ भी इजराइल को जल्द से जल्द एब्राहम एकॉर्ड साइन कर लेने चाहिए। यह था दूसरा रेफरेंस। पहला था अफगानिस्तान का, दूसरा हो गया गल्फ का। तीसरा रेफरेंस था क्वाड के लिए। आपको पता है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस ने मिलकर इंडो पैसिफिक एरिया में एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है क्वाड। रशिया और चाइना क्वाड को कहते हैं कि ये एशियन नेटो है, ये एंटी चाइनीज और एंटी रशियन ग्रुप है। यहां पे एस जयशंकर ने उनके डाउट्स को क्लियर करते हुए बोला कि क्वाड जो है ना ही वो किसी तीसरी कंट्री की तरफ डायरेक्टेड है, ना ही वो एंटी चाइनीज है, ना ही वो एंटी रशियन है, बल्कि क्वाड एक ऐसा ग्रुप है जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट मेंटेन करने के लिए बनाया गया है इंडो पैसिफिक एरिया में। मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, समंदर में जो चोर वगैरह घुसाते हैं, पायरेट्स घुसाते हैं, इनको हटाने के लिए और समुद्री रास्तों को साफ बनाने के लिए यह ग्रुप है। कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए कि हमारे शिप को जापान जाना है, हमारे शिप को रशिया जाना है, हमारे शिप को फिलीपाइंस जाना है, उस कनेक्टिविटी को प्रमोट करते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करते हुए, क्लाइमेट चेंज का ध्यान रखते हुए। आपको पता है कि सबसे ज्यादा अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो समंदर के लेवल पे इंपैक्ट पड़ता है, ग्लेशियर मेल्ट होगा, समंदर का लेवल बढ़ेगा। क्लाइमेट चेंज को टैकल करते हुए, कोविड-19 को इस पूरे एरिया में टैकल करते हुए और एजुकेशन स्प्रेड करते हुए हमने बोला कि क्वाड में हम ये सारे के सारे काम करने वाले हैं। कि मतलब जो 4 देश हैं, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, वो आसियान के और इंडो पैसिफिक के देशों के साथ मिलके उधर मैरीटाइम सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 और एजुकेशन, इन सब के ऊपर कोलैबोरेट करना चाहते हैं। साथ के साथ अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि क्वाड के अंडर
हम ये चाहते हैं कि पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक में इंटरनेशनल लॉ बना रहे, इंटरनेशनल रूल्स बने रहें, और जो अनक्लॉज है, अनक्लॉज का मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज, ये जो यूनाइटेड नेशंस का एक बॉडी है, इसके जो कानून है वो पूरे इंडो पैसिफिक में बने रहें। कहने का मतलब है ये जो चाइना अपनी मर्जी से साउथ चाइना सी में एंटर करता जा रहा है, ये जो चाइना अपनी मर्जी से मैन मेड आइलैंड्स बना रहा है साउथ चाइना सी में, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ जाती हैं। इसके बाद इंडिया और यूएस ने म्यांमार की बात करी। आपको पता है कि म्यांमार में अभी मिलिट्री रूल चल रहा है और वहां की जो डेमोक्रेटिक सरकार है उसको मिलिट्री ने हाउस अरेस्ट में डाल दिया है। इंडिया और यूएस दोनों ने बोला कि हम म्यांमार में डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और हम ये अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी वहां पे मिलिट्री रूल खत्म हो जाना चाहिए और डेमोक्रेटिक सरकार वापस आनी चाहिए। आपको ये पता होगा कि आसियान में 10 मेंबर हैं और उन 10 में से एक मेंबर है म्यांमार। तो जो बचे हुए 9 मेंबर हैं आसियान के, वो काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं म्यांमार में डेमोक्रेसी वापस लाने की। इंडिया और यूएस ने बोला कि वो जो 9 देश हैं जो म्यांमार में डेमोक्रेसी वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया यूएस उनको पूरे तरीके से समर्थन करते हैं। पहला एरिया अफगानिस्तान, दूसरा गल्फ, तीसरा क्वाड, चौथा म्यांमार एंड आसियान। एरिया नंबर 5 मल्टीलेटरलिज्म एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया और यूएस दोनों ने अग्री करा कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो कोल्ड वॉर एरा की, वर्ल्ड वॉर 2 एरा की बॉडी है और ये आज की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करती। कहने का मतलब है कि इसमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया वगैरह से ज्यादा मेंबर्स नहीं है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से तो है ही नहीं। एशिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहां से सिर्फ एक देश है, चाइना। यूएस ने बोला और इंडिया ने बोला कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स चाहते हैं सो दैट इट कैन रिफ्लेक्ट द करंट ग्लोबल रियलिटीज। आज के जो ग्लोबल ऑर्डर है, आज की दुनिया को रिफ्लेक्ट करते हुए यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स आने चाहिए। इसी के साथ यह बोला गया कि हम किसी भी प्रकार के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान की तरफ रेफरेंस देते हुए दोनों देशों ने बोला कि जितने भी देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आतंकवाद को स्पॉन्सर करते हैं, वो रुकना चाहिए। क्लाइमेट चेंज की बात करते हुए यह बोला गया, बेसिकली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन मिले थे, उन्होंने एक एजेंडा 2030 साइन करा था कि 2030 तक इंडिया और अमेरिका क्लाइमेट चेंज के डोमेन में किस तरीके से कोलैबोरेट करने वाले हैं। दोनों देशों ने यहां पे बोला कि हम इस एजेंडा को पूरी जान लगा के इंप्लीमेंट करेंगे सो दैट हमारे पेरिस क्लाइमेट डील के अंडर जो कमिटमेंट्स हैं उनको हम पूरा कर सकें। तो क्लाइमेट चेंज को लेके भी अमेरिका जो है वो सीरियस होता जा रहा है। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर तो अमेरिका ने पेरिस क्लाइमेट डील से एग्जिट ले लिया था। जो बाइडेन के आने के बाद दोबारा से उन्होंने ये ज्वाइन करा है और अब यूएस जो बाइडेन की लीडरशिप के अंडर काफी ज्यादा सीरियस हो रहा है क्लाइमेट चेंज को लेके। इसके अलावा यह बोला गया कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए एंड वी बिलीव इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। हमने बोला कि किसी भी एक देश का साम्राज्य नहीं होना चाहिए पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक देश बोल रहा है वही सब देश माने, वही सब देश करे। नहीं, सबकी अपनी आवाज है, सबकी अपनी डिग्निटी है। हमारे को सबकी बात मानते हुए मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट करना है। ना अकेला यूएस, ना अकेला चाइना दुनिया पर राज करेगा, बल्कि जितने भी देश हैं सबकी आवाज सुनी जानी चाहिए और सबको डिसीजन मेकिंग में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। एक बड़ा देश एक छोटे देश को डोमिनेट नहीं करेगा, उसे नहीं दबाएगा। यही है डेमोक्रेटिक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, राइट। आज की मजदूरी रुकती है यहीं पे। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे ज्वाइन कर लीजिए। लेट्स क्रैक इट।